था कि ये हमारे जटाला साधु है और जटाला साधु की अनुमानित आयु 450 साल से ज़्यादा बताई जाती है। 1992 में इन्होंने हैदराबाद में समाधि ग्रहण कर ली और उसका मंदिर वहाँ बना हुआ। ये है हमारे तेलंग स्वामी महाराज, जो शिव जी के उपासक थे और इनको साक्षात शिव या काशी के विश्वनाथ की तरह माना जाता है। इनकी ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन में आयु 300 साल नापी जाती है। यह है हमारे लहरी मास है। ये ऐसे संत थे जिनकी कभी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती थी। एक बार संतों के आग्रह करने पर इन्होंने एकमात्र अपनी यही फ़ोटो दी, इसके अलावा इनकी कोई भी फ़ोटो उपलब्ध नहीं है। तो हम चलते हैं रीठ, पटवार आदि के लिए। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ये 9th क्लास का चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते, मिश्रण क्या होते, विलयन क्या होते, विलयन की सांद्रता, भार, आयतन आदि क्या होती है, निलंबन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन अर्थात दूध से क्रीम कैसे निकाली जाती है, और शुद्धिकरण की निम्नलिखित विधियां हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पृथक्करण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन, कम दाब पर आसवन, भापीय आसवन, क्रोमेटोग्राफी और प्रभाजी आसवन से O2 को कैसे अलग करते हैं, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की समस्या बहुत ज़्यादा है। और 9वां भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो हम सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर है। तो जो पदार्थ है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। रीड के हिसाब से एक शुद्ध और एक मिश्रण, या हम इसको और बढ़ा दें तो ये यौगिक और हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि कोई भी पदार्थ अकेला होना चाहिए। जैसे नमक, तो नमक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन अगर हमने आयोडाइज्ड नमक लिया तो वो मिश्रण में आएगा। शुद्ध का मतलब है अकेला, दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे तावा शुद्ध पदार्थ है, लेकिन कांसा पीतल नहीं होगा। कांसे में कॉपर और टिन है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें होंगी। तो मिश्रण का मतलब है कई पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिश्रण। जैसे मूंगफली एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन हमने मूंगफली आदि को मिलाकर नमकीन बना दी, मिक्सचर जिसे कहते हैं, तो वो एक मिश्रण कहलाएगा, नमकीन। इसमें मूंगफली भी होगी, इसमें बेसन के सेब भी होंगे, इसमें दाल मोठ भी मिलाई जा सकती है। इस तरह हमने क्या सीखा कि शुद्ध पदार्थ अकेला होता है। जैसे दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, इत्यादि होते हैं। तो दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, मिश्रण। अब यौगिक वो होते हैं जिसमें 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले। यौगिक में अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे नमकीन में किसी को मूंगफली ज़्यादा पसंद है तो कोई मूंगफली ज़्यादा मिला सकता है, कोई दाल मोठ ज़्यादा मिला सकता है, कोई बीकानेरी सेब ज़्यादा मिला सकता है, पर यौगिक में ऐसा नहीं कर सकते। यौगिक का सूत्र बिल्कुल फिक्स रहता है। तो हमने सीखा शुद्ध पदार्थ अकेला होता है, उसके अंदर और कोई नहीं होना चाहिए। मिश्रण में किसी भी पदार्थ को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं तो मिश्रण बन जाएगा। जैसे कांसा में कॉपर और टिन होता है, जबकि पीतल में कॉपर और जिंक होता है। कांसा ज़्यादा बढ़िया है खाना पकाने के लिए, क्योंकि टिन की सक्रियता कम होती है और यौगिक में फिक्स अनुपात में होते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन मिश्रण इत्यादि आदि के ऊपर। तो हमारे सामने क्वेश्चन है
और हमें इसमें छांटना है कि कौन से पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। बर्फ। बर्फ क्या है? H2O से मिलकर बनी होती, तो ये एक शुद्ध पदार्थ। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि फैट वगैरह सभी होते हैं, इसलिए ये मिश्रण है। लोहा एक शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड एक शुद्ध पदार्थ है। पारा भी शुद्ध पदार्थ है। ईंट भी शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। लकड़ी में कई पदार्थ होते हैं, तो लकड़ी मिश्रण होता है। और वायु भी मिश्रण होता है। वायु में आप सब जानते होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैस हैं। CO2, कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन इत्यादि भी पाई जाती। तो हमने इसमें छांटा कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ मिश्रण। हम चलेंगे आगे। हमारे पास सामने फिर से नया क्वेश्चन है, हम देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये हमसे कहता है विलयन की पहचान बताओ, और हमने अभी विलयन पढ़ा ही नहीं है, तो हम पहले पढ़ेंगे विलयन। विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम एक बार उसमें मिलाने के बाद उन दोनों को अलग नहीं देख सकते। उदाहरण, हमने एक बीकर में पानी लिया और जल में हमने नमक को, थोड़े से नमक को घोल दिया। अब हम इसमें नमक और नमक की पहचान नहीं कर सकते कि नमक कहाँ पर है। जैसा विलयन पहले था वैसा ही अब हमको दिखेगा, तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो ये हमारा समांगी विलयन हो जाएगा। समांगी का मतलब है कि हम पदार्थों में विभेद नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा विलयन। अब विलयन भी कई प्रकार के होते, ठीक है ना। विलयन कई प्रकार के कैसे होते हैं हम देखते हैं। एक विलयन को हम कहते हैं वास्तविक विलयन और ट्रू सॉल्यूशन। दूसरे को हम कहते हैं निलंबन, और तीसरे का नाम होता है कोलाइडी। तो जिनमें कण बहुत ही छोटे होते हैं, अगर हम इनको देखें तो जिनके कणों का आकार इतने मीटर से छोटा हो वो वास्तविक विलयन होते हैं। जिनमें कणों का आकार इनसे बड़ा हो वो निलंबन, और इससे छोटा हो तो वास्तविक विलयन। लेकिन अगर इतने मीटर के बीच में आ गए, अगर इतने मीटर के बीच में आ गए तो हम इसको कहेंगे, तो हम इसको 6 कर देते हैं, ये ज़्यादा, तो 6 से बड़ा। तो इसके बीच में अगर कणों का आकार है तो हम उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी कोई अलग से अवस्था नहीं है। कोलाइडी का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसमें कणों का आकार 10⁻⁻6 से 10⁻⁻9 तक हो। तो ये 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर उतना ही होता है, तो इसका मान 7 ही उपयुक्त है, क्योंकि NCERT यही कहता है। तो हमने देखा अगर हम नमक और पानी को मिला दें तो वास्तविक विलयन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम मिट्टी और जल को मिला दें, मिट्टी और जल को मिला दें तो हमको निलंबन प्राप्त होगा। निलंबन का मतलब है
जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है वो नीचे जाकर उसकी तलहटी में बैठ जाएगा। तो मिट्टी कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगी, तो हम इसको कहेंगे निलंबन। और जो दूध है वो हमारा कोलाइडी पदार्थ है। अगर हम स्टार्च को पानी में मिला दें, जिसे हम कपड़ों पे कलफ लगाने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये कोलाइडी विलयन है। फॉग का मतलब कोहरा, धुंध, ये सब पेंट, रंग, ये सब कोलाइडी पदार्थ है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? अगर कणों का आकार 10 की घात -9 से छोटा हो तो वास्तविक 7 से बड़ा हो तो निलंबन, और इसके बीच में हो तो हम उसको कहेंगे कोलाइडी विलयन। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो इनसे संबंधित है। तो हमने फटाफट लिया और देख लिया। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। ठीक है ना? मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो इसमें से जो विलयन है, ठीक है ना, मिश्रणों में से विलयन की, मिट्टी में कई सारे विलयन नहीं है, समुद्री जल विलयन में आ जाएगा क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? वायु विलयन हो जाएगा, कोयला हमारा विलयन नहीं होगा, और सोडा जल भी विलयन हो जाएगा। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा? टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन दर्शाता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन दर्शाता है। तो हम देख सकते हैं इसमें से कौन है कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन है दूध और स्टार्च। अतः दूध और स्टार्च टिंडल प्रभाव दर्शाएगी। अब बच्चा पूछेगा ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो हमने क्या किया होगा, कभी कभी हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हों, और अंधेरे कमरे में जब हम बैठे हों और उसमें कहीं से प्रकाश की एक किरण आ रही हो, तो हमने देखा होगा वो उसका जो पाथ है वो हमको विजिबल होने लगता है। उसमें धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते हैं। यह हमने देखा होगा कि जब हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है और जो ऐसे जाकर फैल जाती है। ठीक है ना? तो ये जो चमकता हुआ हमें कौन दिखाई पड़ता है, इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसमें तो हमारा वास्तविक विलयन है, और इसमें हमारा कोलाइडी विलयन। तो जब हम इसमें से प्रकाश को गुजारेंगे तो इसमें से तो कुछ नहीं होगा प्रकाश, हमने यहाँ पर टॉर्च लगा दी तो इसमें से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोलाइडी विलयन में या दूध में से पास करने से हमें यहाँ पर एक नीला या लाइट वाला शंकु दिखाई देने लगेगा। तो हम इसको कहेंगे कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन का जो पाथ है वो चौड़ा होता चला जाएगा। ठीक है? तो हम चलते हैं आगे देखने के लिए कुछ और क्वेश्चन। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हमने यूज किया और हम इसको ले जाकर पीछे कोलाइडी विलयन में ही जाकर देखते। हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट किया और बढ़ा। तो देखो जब हमने इस टॉर्च में किया तो वास्तविक विलयन में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूध में ये दिखने लगा। तो ये जो प्रकाश दृष्टिगोचर होता है ऐसा ही जंगलों में होता है। जंगलों में प्रकाश की किरण छन छन कर आती है जहाँ पर गहरे जंगल पाए जाते हैं। तो जंगल में वाष्प की वजह से, जल वाष्प की वजह से टिंडल प्रभाव होता है। तो हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित तत्व को यौगिक तथा मिश्रण में अलग अलग करें। तो सोडियम अकेला है तो हम इसको तत्व कहेंगे। मिट्टी में कई सारी चीज़ें हैं जिनका अनुपात
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए इसको मिश्रण कहेंगे। चीनी का घोल भी मिश्रण होगा। चांदी शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, क्योंकि इसमें फिक्स अनुपात में तत्व पाए जाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल, संगमरमर भी कहते हैं। टिन का सूत्र ये होता है, तो ये एक शुद्ध पदार्थ है। और सिलिकॉन ऐसा ही होता है, ठीक है ना, जो सोलर सेल्स में उपयोग होता है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, सोलर सेल में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो ये भी शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तो हमने इनका अंतर देख लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ को पढ़ने के लिए। अब हमारे पास कोलाइडी विलयन के ऊपर है, जो जिससे कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो हमने देखा कि कोलाइडी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो कोहरा और बादल, ठीक है ना, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, ठीक है ना, और प्यूमिक स्टोन। ये प्यूमिक स्टोन, इसको प्यूमिस स्टोन लिखना चाहिए। प्यूमिक स्टोन है जिसको हम बाथरूम में एड़ियाँ रगड़ने के लिए उपयोग करते हैं। जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन पत्थर, नगीने, ये इत्यादि। तो कभी कभी ये आ जाता है कि कोहरा और धुआं, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और है स्मोक। स्मोक भी एक कोलाइडी पदार्थ है। ये भारत में सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा बनता है और इससे लंग्स इत्यादि की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे सामने कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। कोहरे में आप देख सकते हैं पानी कम होगा, ये जो बाद वाले हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, मतलब ये विलायक है। और ये विलेय है। गैस में गैस को कोलाइडी विलयन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये समांगीय अवस्था में पाया जाता है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब विलयन की सांद्रता, कि विलयन की सांद्रता कैसे निकालते। विलयन की सांद्रता का मतलब होता है कि विलयन में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है, और इसको नापने के कई सारे तरीके, ठीक है ना। तो जो पहला तरीका है उसको कहते हैं भार प्रतिशत। दूसरे को हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। तीसरे को हम कहते हैं भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन में ये तो ग्राम में दिया होगा, मतलब विलेय तो ग्राम में लेंगे और ये ml में लेंगे। तो हमारे जनरली ये इम्पॉर्टेंट है। हम इसके अलावा भी देख सकते हैं, हमारे पास और भी विधियां हैं जो हम यूज कर सकते हैं। एक का नाम है मोलरता, पांचवें का नाम है मोललता, और छठवें का नाम है मोल प्रभाज, और सातवें का मतलब है नॉर्मलता। तो इतने प्रकार के सांद्रता व्यक्त करने के तरीके हैं। हम इसमें से शुरू वाले तीन ही पढ़ेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट। भार प्रतिशत, भार प्रतिशत निकालने के लिए हम जिसका हमें भार प्रतिशत निकालना है, ये हमेशा दोनों WW करके दिया होता है, मतलब दोनों का भार ग्राम में होगा। तो जिसका भी भार प्रतिशत निकालना है तो हम उसका भार तो ऊपर रख देंगे, A का भार, और नीचे हम कुल भार रख देंगे जो भी दोनों से मिलकर बनाया है। कुल भार का मतलब है A और B को मिलाकर कितना भार है, और 100 से गुणा कर दें। उदाहरण, जैसे वो हमको कहता है 10% WW ग्लूकोज। इस लाइन से हमको पता लगता है, इस लाइन से हमको पता लगता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम
बिलियन, 100 ग्राम बिलियन या 90 ग्राम जल में उपस्थित है। इसमें उपस्थित है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत तब निकाला जाता है जब दोनों ही पदार्थ का आयतन हो, दोनों द्रव हो। तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ए का आयतन लिख लेंगे। तो हमारा आयतन प्रतिशत ऐसे करके दिया होगा, आयतन आयतन, तो ऊपर तो हम लिख लेंगे ए का आयतन और नीचे लिख देंगे बी का कुल आयतन, बी नहीं कुल आयतन, और इसको 100 से गुणा कर दें। ठीक है ना। अब हम चलते हैं तीसरे आयतन की तरफ। तीसरा आयतन हमारा होगा कौन सा, भार आयतन। जैसे हमने चीनी को दूध में मिलाया तो चीनी का भार तो क्या होगा, ग्राम में होगा, और दूध का आयतन ml में होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए का भार बटा कुल आयतन इंटू 100। तो हमारे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, H2O में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का भार प्रतिशत ज्ञात करो, भार प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, H2O का भार निकाला। H2O में 2 ग्राम तो हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और उसका कुल भार 18 ग्राम हो गया, कुल भार 18 ग्राम हो गया। तो जब हम हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो हाइड्रोजन का भार तो ऊपर और नीचे रख देंगे कुल भार, 100 से गुणा कर देंगे। और जब ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालेंगे तो ऑक्सीजन का भार ऊपर, कुल भार नीचे। ठीक है ना, क्योंकि 2 का ही है। अगर हम यही निकाल लें तो हमें आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 200 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 एकम 18, ठीक है ना। फिर बचे हमारे कितने, 1, तो 2 बचे और 20 हो गए। तो 18 दूनी नहीं, फिर से 18 और फिर लेना पड़ेगा 2, 11.11 के आसपास होगा। क्योंकि हमने 1 का प्रतिशत करीब निकाल लिया है, तो हम गुणा नहीं भी करें तो भी चलेगा। 100 में से घटाने पर भी ऑक्सीजन का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप गुणा करके निकालते हो या फिर 100 में से माइनस करके। तो ये हमारा आयतन के 3% सांद्रता के 3 तरीके थे जो हमने अभी अभी देखे। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे और नए टॉपिक को डिस्कस। तो हमारा अगला टॉपिक आया, दूध में से क्रीम कैसे निकालते हैं। दूध से क्रीम को निकालना। ठीक है, तो दूध से हम क्रीम को निकालते हैं, और ये टॉपिक इसमें आता है कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बर्तन में दूध लेते हैं और उसको जैसे हम रई से छाछ में से मक्खन निकालते हैं, ऐसे ही हम दूध को तेज़ी से घुमाते हैं।
तेज़ी से घुमाने से उसके अंदर की जो क्रीम है वो उससे अलग हो जाती है, और इसको अंग्रेजी में अपकेंद्रीय विधि कहते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है ना। तो जब हम किसी पदार्थ को तेज़ी से घुमाते हैं तो इसमें उपस्थित विलेय पदार्थ या अशुद्धि अलग हो जाती है, और इस तरह हम क्रीम को दूध से अलग कर लेते हैं, और इसको इमल्सिफिकेशन भी, डीइमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। डी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्रीम को, दूध को तोड़ना होता है। तो हमने देखा जब हम दूध को तेज़ी से घुमाते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। इस तरह डेयरी में दूध से क्रीम को बाहर निकाला तो अब हम देखेंगे शुद्धिकरण की कुछ विधियाँ। शुद्धिकरण की पहली विधि का नाम आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है पृथक्करण। पृथक्करण से हम चीज़ों को हाथ से या किसी मशीन की सहायता से, ठीक है ना, तो पृथक्करण में हम किसी चीज़ को हाथ से या किसी मशीन की सहायता से अलग करते हैं। जैसे गांव में गेहूं में से भूसे को बाहर निकालना, दाल इत्यादि में से कंकड़ को बाहर निकालना। ठीक है ना। ये पृथक्करण का तरीका है जिसको नॉर्मली यूज करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? ऊर्ध्वपातन। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता क्या है कि हमारे पास एक ठोस पदार्थ है, इसको हम अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन का आंग्ल भाषा में नाम है सब्लिमेशन। तो जब कोई सॉलिड सब्सटेंस, ठोस पदार्थ सीधा ही गैस में बदल जाए तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। और ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं कपूर, नौसादर। नौसादर का सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है ना, आयोडीन, ठीक है, एंथ्रासीन। तो ये सभी वो पदार्थ हैं जिनको अगर हम खुला छोड़ दें तो ये अपने आप उड़ जाते हैं, ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि कपूर और नमक को कैसे अलग करेंगे? दोनों ही सफ़ेद पदार्थ हैं, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो कपूर जो है वो गैस में बदल जाएगा और हम उसको दूसरे बर्तन में एकत्र कर लेंगे, और ये ठोस है, ठोस ही रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है? वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रोसेस से हम किस पदार्थों को शुद्ध करते हैं। तो आपको उदाहरण याद करना है, तो आपको ये उदाहरण याद करने पड़ेंगे। तो भैया इनको कहीं पे लिख लो, सुबह शाम घोंटते रहो कि ऊर्ध्वपातन विधि से किन पदार्थों को मुक्त किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। तो आपको उदाहरण याद रखने हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम चलेंगे अगला तरीका शुद्धिकरण का, जो है आसवन। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन से कैसे हमने पदार्थ को शुद्ध किया। हमने यहाँ पर कपूर और नमक का मिश्रण मिलाकर रख लिया है, और जब हमने उसको गर्म किया, ठीक है ना, तो नमक तो यहाँ रह गया और कपूर की वाष्प जब ऊपर उठी तो ये इस परखनली के किनारे पर जम जाएगी, जिसको हम खुरच कर निकाल लेंगे। पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपके पेपर में सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आने वाला है क्या कि अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, ठीक है ना, को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, और हमारे लिए यही काफ़ी है। अब हम चलते हैं शुद्धिकरण की अगली विधि, और उसका नाम है आसवन। आसवन का मतलब अंग्रेजी में होता है डिस्टिलेशन। अब इसको कब उपयोग करेंगे, ठीक है ना?
इसको तब उपयोग करेंगे जब एक द्रव और एक ठोस पदार्थ, ठीक है ना, आपस में मिला हुआ हो, या फिर दो द्रव आपस में मिले हुए हों, लेकिन उनके बीच के इनके क्वथनांक में, इनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज़्यादा अंतर हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आएगा दो द्रवों में 25 डिग्री से अधिक का अंतर है, तो किस विधि से उनको शुद्ध कर सकते हैं। 25 डिग्री से अधिक अंतर। आसवन का मतलब होता है कि एक द्रव को जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर वो गैस में बदल जाएगा। तो बच्चों, आसवन का उपयोग हम कब करेंगे? आसवन का उपयोग हम तब करेंगे जब द्रव और ठोस को मिला दिया जाए। तो जब हम इसको डालकर गर्म करेंगे तो जो द्रव है वही गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस वही छूट जाएगा, ठीक है ना। और अगर द्रव और द्रव में 25 डिग्री से ज़्यादा का अंतर हुआ, 25 डिग्री से ज़्यादा का अंतर हुआ, तो फिर हम साधारण आसवन या आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री होता है, जबकि मेथिल अल्कोहल का 65 डिग्री होता है, क्योंकि ये 25 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम इसे साधारण आसवन विधि से अलग कर सकते। लेकिन अगर हमको उसने क्वेश्चन पूछ लिया मिथेनॉल और एसीटोन को कैसे अलग करेंगे, तो मिथेनॉल का 65 डिग्री और एसीटोन का 56 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हम दोनों का अंतर 25 डिग्री से अधिक नहीं है, इसलिए हम साधारण आसवन से नहीं कर सकते। तो अगर अगला क्वेश्चन आ गया कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 25 डिग्री से कम है, तो हम उसको किस विधि से अलग करेंगे, ठीक है ना। तो हम उसको करेंगे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। साधारण आसवन को, ये हमारा एक पदार्थ था, हमने इसको गर्म किया, तो हमने दोनों पदार्थ को ए और बी को यहाँ मिलाकर गर्म किया, ठीक है ना। अब ए का बॉइलिंग पॉइंट तो है 100 डिग्री और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री, तो दोनों ही गर्म होंगे, तो बी की ज़्यादा वाष्प बनेगी, और ए तो इसी कंटेनर में रह जाएगा और बी पदार्थ यहाँ होता हुआ एकत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जल और एसीटोन को किया हुआ है, तो एसीटोन का 56 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जल और एसीटोन में से कौन फ्लास्क में जाकर ग्रहण मतलब स्टोर करेंगे या सेपरेट करेंगे। तो जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा, ठीक है ना, वो दूसरे बर्तन में चला जाएगा, और जिसका क्वथनांक बिंदु ज़्यादा होगा वो इसी में ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने वाले। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर, ठीक है ना, अगर क्वथनांक बिंदु 25 डिग्री से कम है, तो हम उसे किस विधि से शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस विधि से शुद्ध कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अब तक पढ़ाए हुए में से। यदि क्वथनांक बिंदु में अंतर, यदि द्रव पदार्थों में अंतर 25 डिग्री से कम हो, तो किस विधि से शुद्ध करें। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन जो अगले एग्ज़ाम में आ सकता है, किस विधि से शुद्ध करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम प्रभाजी विधि से शुद्ध करते हैं। तो प्रभाजी विधि या प्रभाजी आसवन विधि से करें।
प्रभाजी आसवन विधि से हम पेट्रोल इत्यादि को भी निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पेट्रोल को किस विधि द्वारा खनिज तेल से पेट्रोल को कैसे अलग किया जाता है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल इत्यादि को, या जिसके क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री से कम हो। तो अब हम इस साधारण आसवन विधि में क्या परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके धातु की प्लेट लगा देंगे। तो जब दोनों पदार्थ ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, तो एक पदार्थ जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा वो तो निकलकर इधर आ जाएगा, और जिसका क्वथनांक बिंदु तो यहाँ होगा कौन सा, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला, और यहाँ जिसका क्वथनांक बिंदु ज़्यादा है वो इन धातु की प्लेटों से टकराकर वापस इसी बर्तन में आ जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा अधिक बॉइलिंग पॉइंट वाला। और प्रभाजी आसवन में हम यहाँ पर प्रभाजी कॉलम मतलब धातु की प्लेटें लगा देते हैं कि जब ऊपर उठते समय वाष्प उनसे टकराती है तो अधिक बॉइलिंग पॉइंट वाला वापस वाष्प से गैस में बदल जाता है। तो हम चलेंगे शुद्धिकरण की अगली विधि देखने के लिए, और देखते हैं कौन सी विधि है। तो हमने प्रभाजी पढ़ लिया, हमने आसवन पढ़ लिया, हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ लिया। अब बची ये 3, कम दाब पर आसवन और भापीय आसवन। तो हम देखते हैं कम दाब पर आसवन। ये किसी भी बड़े एग्ज़ाम के लाइक क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब कोई अगर बहुत बड़ा पेपर भी देता है आईएएस वगैरह तो उसके एग्ज़ाम में भी उपयोग आ सकता है। यदि कोई पदार्थ अपने बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाता है, ठीक है ना, तो उसे कम दाब पर या निर्वात आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। उसे निर्वात आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आपको कुछ भी याद नहीं करना, क्वेश्चन यही होगा जो मैं डेफिनेशन येलो से लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि किसको कम दाब आसवन पर शुद्ध किया जाता है, और इसके बच्चों 2 ही उदाहरण है। एक है ग्लिसरीन और दूसरा है चीनी। तो चीनी और तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपके काम का ग्लिसरीन और चीनी है कि ग्लिसरीन, चीनी और H2O2 को कम दाब पर आसवित किया जाता है। और लास्ट बचा हमारा भापीय आसवन विधि। भापीय आसवन विधि का तब उपयोग करते हैं जब कोई पदार्थ स्टीम में घुलनशील हो, ठीक है ना। कब उपयोग करेंगे, जब पदार्थ भाप में वाष्पशील। और इसके उदाहरण ये हैं, एनिलीन भाप में घुलनशील होती है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये दोनों पदार्थ ही भाप में वाष्पशील हैं। और आप याद रखना कि ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये भाप में वाष्पशील नहीं है। तो वो पूछ लेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को किस विधि से शुद्ध करते हैं। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है, कोई इसके टेक्निकल उसमें नहीं जाना। इसके अलावा कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। आएगा भापीय आसवन में से तो यही आएगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को भापीय आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। हम चलते हैं अगली शुद्धिकरण की विधि, और अगली शुद्धिकरण की विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी का क्रोमा का मतलब कलर होता है, इसका मतलब कलर होता है। तो कलर से हम कैसे शुद्ध करेंगे, तो देखना, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है ना, और फिर मोह माया में पढ़कर उसको पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी शुद्धिकरण की विधि है, ये एमएससी के एंट्रेंस टेस्ट में आया था, ठीक है ना। तो क्रोमेटोग्राफी एक शुद्धिकरण की विधि है जो सेलेक्टिव अधिशोषण पर आधारित, ठीक है ना। सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों को बराबर समझ नहीं आता है, कुछ लोगों के कम अधिशोषित हो पाता है और कुछ लोगों के ज़्यादा अधिशोषित हो पाता है। ऐसे ही हर पदार्थ की अधिशोषण की दर भी अलग अलग होती है, कुछ पदार्थ ज़्यादा अधिशोषित होते हैं और कुछ पदार्थ कम अधिशोषित होते हैं। हमारे पास एक लाल इंक थी और दूसरी नीली इंक थी, दोनों को हमने मिला लिया। अब हम चाहते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हो जाए। तो कैसे अलग करेंगे इसे, तो हम क्या करेंगे, एक पानी का बिलायक का बर्तन लेंगे और उस बिलायक के बर्तन में कांच की प्लेट लेंगे और उसके ऊपर ये छन्नक पत्र फिल्टर पेपर लगा देंगे और यहाँ लाइन खींचकर उस स्याही का दाग यहाँ लगा देंगे। अब इस फिल्टर पेपर के ऊपर होकर द्रव ऊपर जाएगा, तो द्रव के साथ ये दोनों पदार्थ भी जाएंगे और ये अलग अलग जगह जाकर अधिशोषित हो जाएंगे। कि अगर लाल स्याही ज़्यादा अधिशोषित होती है तो ये पहले अधिशोषित हो जाएगी और फिर बाद में जाकर ब्लू इंक अधिशोषित होगी। तो देखो हमने दोनों पदार्थों को अलग कर लिया। तो आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको तो सिर्फ इतना सा याद करना है कि क्रोमेटोग्राफी किससे संबंधित है, शुद्धिकरण से, और किसका आधार क्या है, सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आ सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा क्रोमेटोग्राफी कॉलम किसका बनाते हैं, तो ये बनाते हैं एल्यूमिना का, बस, बाकी सब राम राम, ठीक है ना। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पदार्थ की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा उपस्थित हो, क्योंकि इसमें पदार्थ नष्ट नहीं होता है। जैसे हमें एक पेड़ की पत्ती में उपस्थित सभी पदार्थों को अलग अलग करना है, तो हम पेड़ की पत्ती को अल्कोहल में डुबो देंगे और फिर उस अल्कोहल डूबे हुए सॉल्यूशन में जब ये प्लेट डालेंगे तो सभी पदार्थ अलग अलग जाकर अधिशोषित हो जाएंगे और हम उसको उचित विलायक की सहायता से अलग कर लेंगे। तो हमारे पास था ये क्रोमेटोग्राफी। आखिरी विधि है कि अगर दो पदार्थ आपस में अघुलनशील है तो हम उनको कैसे अलग करेंगे। तो इसमें अलग करने के लिए हम उन पदार्थ को इस प्रकार के कीप या बर्तन में डाल देंगे और रख देंगे। जो पदार्थ भारी होगा वो नीचे आकर जम जाएगा, तो ये जो भारी पदार्थ है वो तो नीचे जम जाएगा जल, और मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा। जैसे हम स्कूटर की टंकी में अगर पानी मिला दें तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा और गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। अब हम चलेंगे कि वातावरण से ऑक्सीजन कैसे निकाली जाती है। अब हम वायु में उपस्थित सभी गैसों को अलग अलग करेंगे। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वायु को बहुत ही अति ठंडा कर देते हैं, ठीक है ना, अति ठंडा कर देते हैं। इस विधि में हम वायु को बहुत ही ठंडा कर देते हैं जिससे वायु में उपस्थित सभी गैसें द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। अब ध्यान से देखें, अब हम क्या करते हैं, उन गैसों को गर्म करना शुरू करते हैं, उस द्रव को गर्म करना शुरू करते हैं। ये इनके क्वथनांक हैं,
तो जिसका क्वथनांक कम होता है, ठीक है ना, जिसका क्वथनांक कम होता है वो पहले गैस में बदल जाती है। तो अब हमारे पास द्रव है, तो यहाँ पर तो क्या है, ठोस CO2 अलग हो गई, ठीक है ना, बाकी गैसें द्रव अवस्था में है। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन 196 डिग्री ताप पर, ठीक है ना, गैस में होती है, और उसके नीचे तो सबसे पहले नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगी। ऑक्सीजन और आर्गन अभी भी द्रव अवस्था में ही रहेंगे। फिर हम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो अब उसमें से आर्गन बाहर निकल जाएगी, और अंत में आप देख सकते हो उसमें क्या रह जाएगी, ऑक्सीजन। तो हमने आजकल सुना होगा कि फलानी कंपनी ने नाइट्रोजन के संयंत्र को ऑक्सीजन के संयंत्र में बदल दिया। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निकालना कोई अलग अलग विधि नहीं है, सिर्फ उसको प्योरिटी वगैरह चेक करने के लिए थोड़े सा ही प्रयास करना पड़ेगा, और उसको हम अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले वायु को ठंडा किया। वायु को ठंडा किया तो सभी चीज़ें द्रव में बदल गईं, और CO2 ठोस बनकर निकल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 अलग हो गई। अब हमने उसको थोड़ा सा गर्म किया, तो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल गई, और ऑक्सीजन और आर्गन रह गई। फिर हमने थोड़ा सा और गर्म किया, तो आर्गन गैस बनकर उड़ गई, और ऑक्सीजन द्रव बनकर रह गई। और अब हम जब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, और आखिरी टॉपिक है जल का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, तो हम इसको जयपुर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हम जानते हैं कि जयपुर में आजकल पानी बीसलपुर से ये सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। पानी कहाँ से आ रहा है, बीसलपुर से। तो ये बीसलपुर का पानी है जो जयपुर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से जयपुर से नालों के द्वारा पानी यहाँ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सांगानेर पे पानी को रोक लेते हैं, जो भी नाले वगैरह का पानी है, और उसको हम जल भंडारण का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी बीसलपुर की लाइन है। सबसे पहले हम उस नदी नाले के पानी को रख देते हैं एक जगह स्टोर करके, तो उसमें जो ठोस अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है ना, ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। फिर हम उसको छानते हैं, छानने से उसके अंदर से बारीक बालू इत्यादि बाहर निकल जाती है, ठीक है। फिर छानने के बाद हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया मारने के लिए उसका क्लोरीनीकरण करते हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए उसका क्लोरीनीकरण करते हैं, या फिर इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं, ठीक है ना। और फिर अंत में ओजोन गैस को पास करते हैं। तो जो भी पानी हमारे घर से गटर से निकल के गया था, उसको हमने सांगानेर पे रोका, उस पानी को पहले स्टोर किया, जिससे मिट्टी इत्यादि बैठ गई, पत्थर भारी चीज़ है, फिर छान कर अशुद्धियों को दूर कर दिया। फिर हमने उसमें इलेक्ट्रोड भी लगाते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिससे गंदगी इससे चिपक जाती है और यहीं बैठ जाती है। फिर क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या ओजोन से शुद्ध कर देते हैं, और इस पानी को वापस से बीसलपुर की लाइन में मिला देते हैं, बीसलपुर की लाइन में मिला देते हैं। हम इस पानी को उपयोग करते हैं, फिर नदी नालों में जाता है, और फिर से ये शुद्ध होकर आता है, ठीक है ना। इस प्रक्रम में इसकी BOD कम हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम अन्य तरीक़ों से पूरा कर देते हैं, और इस तरह जल का चक्रीयकरण चलता रहता है। तो हमने आज जो इस चैप्टरों में पढ़ा है वो रीड का पूरा चैप्टर है, और कौन सा चैप्टर है आप फिर से देख सकते हो, और हमने इसको कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो हमने इसको ओपन बोर्ड में खोल लिया, और देखते हैं चैप्टर का नाम है कौन सा, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। तो हमने इसमें मोटा मोटा
पदार्थ पढ़ा, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण पढ़ा, विलयन पढ़ा, कोलाइडी विलयन पढ़ा और शुद्धिकरण की विधियाँ पढ़ी। ठीक है ना, शुद्धिकरण की विधियाँ पढ़ी हैं। ठीक है ना, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आज का आखिरी टॉपिक एक बच गया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को और देख लेते हैं, तो चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर इस चैप्टर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने रीट के पेपर में काफ़ी बार देखे। ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने H2O द्रव को H2O गैस में बदल दिया, तो आप देख सकते हैं सूत्र में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ ये द्रव से गैस में बदल गया। या हमने H2O ठोस को गर्म किया और H2O द्रव में बदल दिया। ठीक है ना, तो देखो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। आयोडीन ठोस को हमने गर्म किया, ऊर्ध्वपातित हुई और सीधी ये आयोडीन गैस में बदल गई, तो आप देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं आया। अमोनियम क्लोराइड ठोस को हमने गर्म किया और सीधा गैस में बदल दिया, तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। कपूर ठोस था और जब इसको गर्म किया तो कपूर गैस में बदल गया, कपूर के सूत्र में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर आप एक भी देखना सीख लो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में यौगिक का सूत्र बदल जाएगा। यौगिक का सूत्र बदल जाएगा, अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा बदल जाएगा। एग्जाम्पल, हमने कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात मार्बल को गर्म किया और गर्म करने से यह विघटित हो गया, तो देखो कैसा परिवर्तन है। देखो क्रियाकारक और उत्पादों के सूत्र अलग अलग है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। हमने कार्बन को या लकड़ी को जलाया तो लकड़ी कार्बन से CO2 में बदल गई, या कोयले को जलाया, ठीक है, तो वो CO2 में बदल गई। हमने मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती को जलने से मोमबत्ती के पदार्थ ऑक्साइड में बदल जाएंगे, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाएगा। हमने चीनी को लिया, C और H है, इसको जब पानी में घोला तो आप देखो इससे C6H12O6 प्लस C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण हो गया। तो कैसा परिवर्तन हुआ? क्योंकि सूत्र बदल गया है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कि ये कौन सा परिवर्तन। पौधों में वृद्धि, ठीक है ना, पौधों में वृद्धि, कि पौधों में वृद्धि हुई तो क्या होगा। ठीक है, पौधों की वृद्धि में, एक सेकेंड में, तो पौधों की वृद्धि कैसा प्रक्रम है हम देख लेते हैं फटाफट। पौधों की वृद्धि जब होगी तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे का सूत्र होता है Fe, और Fe से ये
Fe2O3 में बदल गया, तो देखो सूत्र बदल गया XH2O। तो ये जंग का सूत्र है, आप याद भी कर सकते हो। लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाना, खाने पकाने में अगर हम बहुत अंदर जाएंगे तो रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा, पर अपने यहाँ खाना पकाना भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन की परिभाषा ही होती है कि जटिल पदार्थों को तोड़कर छोटा करना, ठीक है ना। और जल से बर्फ बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ा, सूत्र सेम रहा। ये जल का सूत्र और ये बर्फ का सूत्र, तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, और भोजन का पाचन इम्पोर्टेंट। ये तीन ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो ये तो सूत्र हो गया जंग का, जो आपको कहीं और भी जंग जिता सकता है, ठीक है ना, जनरल साइंस में भी आ सकता है। और ये और मोमबत्ती का जलना मुझे याद आता है कि कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है।